कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 वाणिज्य गणित पर आधारित है और यहाँ पर प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर आज बात होगी। जो पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है या जो भी प्रश्न आपके सामने है, उस प्रश्न को पढ़ते हुए सबसे पहले ये निश्चित करना है, यह सुनिश्चित हो लेना है कि यह अनुलोम समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है। फिर अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि यह देखना है कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ रही है या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घट रही है, तब तो जो है वह अनुलोम समानुपात हो जाएगा। फिर अगली बात जो आपको ध्यान रखना है वह दो राशियां कौन सी हैं, इसको देख लेना है। जैसे मजदूरों की संख्या हो गई, मजदूरों की मजदूरी हो गई, या कलम की संख्या हो गई, कलम का मूल्य हो गया, चीनी की मात्रा हो गई, चीनी का मूल्य हो गया। इस तरह से करके विभिन्न परिस्थितियां अपने दैनिक जीवन की आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर पहले से आपको बता दे रहा है कि यह कौन सा समानुपात है, यह अनुलोम समानुपात है। तो जब अनुलोम समानुपात होगा तो इसका मतलब है कि आपको बताए हुए हैं अनुलोम समानुपात की पहचान क्या है। एक राशि यदि x है और दूसरी राशि y है तो x बटे y अगर करते हैं तो इसका मान नियत होता है, निश्चित होता है। इसका मान निश्चित होगा या इसी को नियत कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है मजदूरों की संख्या और उसको इसने प्रदर्शित किया है x से, इसको बता रहा है x से। और मजदूरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके मजदूरों की संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, मजदूरों की संख्या जो दी गई है उनकी संख्या, और फिर नीचे क्या कह रहा है, यहाँ पर मजदूरी रुपए में है और इसको y से प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर मजदूरी रुपए में है और मजदूरों की संख्या है। तो अब जो मान दिए गए हैं उन मानों को देख करके, जैसे यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें x का भी मान दिया गया है, y का भी मान दिया गया है। यहाँ एक कॉलम है जिसमें भी x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है। तो इन दोनों से पहले देखा जाए कि x बटे y कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए पहले वाले के लिए यहाँ पर 1/50 और 1/50 यह नियत मान हो गया। पहले टेबल को देखने से, ये यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है। अब फिर देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है 4/200। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 4 है और y बराबर है 200। अब भाग दे दीजिए, यहाँ पर ये हो गया 4 एकम 4 और ये हो गया 50, यह बराबर भी कितना हो गया 50। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह निश्चित मान कितना है, यहाँ पर 1/50 के रूप में है। तो अब यहाँ पर देखिए दो मजदूर होंगे। अब यहाँ पर देखिए निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं कैसे, 2 लिखिए और यहाँ पर खाली स्थान लिख दीजिए, 2 लिखिए और ये खाली स्थान लिख दीजिए। अब इनका अनुपात कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर इनका अनुपात यह बराबर हो गया 1/50 के। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर खाली स्थान गुणे 1, यह बराबर हो गया 2 गुणे 50, ये तिर्यक गुणा हुआ। तो अब देखिए खाली स्थान, अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर बराबर हो गया, और 2 गुणे 50 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100। फिर देखिए बाबू यहाँ पर खाली स्थान है, तो खाली स्थान, अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान अब बटे 150, खाली स्थान बटे 150,
यह बराबर भी कितने के बराबर होगा, यह बराबर हो जाएगा 1/50 के, क्योंकि हमने देख लिया कि नियत मान कितने के बराबर मिल रहा है, नियत मान यहाँ पर 1/50 के रूप में मिल रहा है, तो यह 1/50 के रूप में या कांस्टेंट के रूप में है। अब फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 50 इंटू, और ये जो खाली स्थान है या ब्रैकेट, यह बराबर हो गया 150 गुणे 1, और यह बराबर हो गया, अब खाली स्थान या ब्रैकेट, यह बराबर हो गया, या बॉक्स, यह बराबर हो गया 150/50, और यह बराबर कितने के हो गया, यहाँ पर आ गया 3 के। तो अब इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर यह 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 5 मजदूर होंगे तो यहाँ पर इनकी मजदूरी कितने के बराबर हो जाएगी, इनकी मजदूरी 250 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो अनुलोम समानुपात यहाँ पर दिया गया था, इसलिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। पहले यक्स देखा, फिर वाई देखा, यक्स वाई का अनुपात निकाल लिया। अब वही अनुपात सब में होना चाहिए, जितने भी यहाँ पर पद दिए गए हैं या जितने भी अनुपात हैं वही अनुपात सब में होगा, और उसी का प्रयोग करते हुए इस सारणी को हम पूरा कर देंगे। बॉक्स में जहाँ पर खाली स्थान है उन खाली स्थानों को पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें कह रहा है कि 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलम का मूल्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमने कहा कि सबसे पहले देख लेना है कि कौन सी राशि है, तो यहाँ पर कलमों की संख्या दी गई है। सबसे पहले कलमों की संख्या दी गई है, ठीक। यह एक राशि हो गई, चाहे यक्स लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसका मूल्य, कलमों का मूल्य यह किस में है, यह रुपए में है, कलमों का मूल्य रुपए में है, यह वाई आपकी राशि हो गई। तो 2 राशि हो गई। अब देखिए पहले क्या कर रहा है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य, 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही देखना है कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में अगर बढ़ जाती है बाबू, तभी अनुलोम समानुपात होता है। तो यहाँ पर 6 कलम है और इसका मूल्य कितने के बराबर है, 24 रुपये के बराबर है। अब कलमों की संख्या कितनी हो गई, 10 के बराबर हो गई। तो कितना हो गया, यक्स, यहाँ पर मान लिया कि माना यह कितने के बराबर है, यक्स रुपये के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए कलमों की संख्या 6 से 10 हो रही है, तो अब मूल्य भी 24 से अधिक होगा, बढ़ेगा। तो तीर दोनों एक ही दिशा में होंगे, और तीर दोनों एक ही दिशा में हैं, इसका मतलब यह अनुलोम समानुपात है। तब यह क्या हो गया, 6:10, और फिर समानुपात, फिर ये हो गया 24, फिर अनुपाते यक्स, या इसी को लिख सकते हैं 6/10 बराबर हो गया 24/यक्स, 6/10 बराबर 24/यक्स। अब क्या लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 6 गुणे यक्स बराबर हो गया 10 गुणे 24। अब देखिए बेटा, यहाँ पर यक्स का मान, अज्ञात का मान निकालना है। यहाँ पर अज्ञात क्या है, अज्ञात यहाँ पर है 10 कलमों का मूल्य। 10 कलम का मूल्य पता नहीं है, तो अज्ञात है, यह बराबर हो गया 10 गुणे और 24 बटे, और कितना हो गया 6 के, फिर 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6, 6 चौक को 24, 10 का गुणा 4 से करिए, यह बराबर हो गया 40। तो यक्स बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 40 रुपया आ गया, यक्स बराबर 40 रुपया आ गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया 10 कलमों का मूल्य, 10 कलमों का मूल्य यह बराबर हो जाएगा ₹40। 10 कलमों का मूल्य ₹40 के बराबर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में, यहाँ पर भी कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है।
तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होनी चाहिए या कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, मजदूरों की संख्या दी गई है, एक राशि हो गया यहाँ पर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। अब फिर क्या हो गया, अब फिर अगला मजदूरी रुपया 1250 है, तो अगली राशि हो गई मजदूरी, मजदूरी अब यह किस में हो गया, यह रुपए में हो गया। तो दो चीज़ें हो गई, दो बातें हो गई, मजदूरी जो है वह मजदूरों की संख्या पर निर्भर करेगी या मजदूरों की संख्या पर मजदूरी निर्भर करेगी। अब देखिए 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, 5 मजदूर हैं तो मजदूरी 1250 रुपया है, इतना रुपया है। फिर कह रहा है कि 8 मजदूरों के लिए, तो बाबू अगर मजदूर आप बढ़ाते हैं, घर पे काम करवाया होगा, घर पे काम होता होगा, तो आप देखे होंगे ज़्यादा मजदूर होते हैं तो ज़्यादा मजदूरी उस दिन देना होता है। अब यहाँ पर 8 मजदूर हो जाएंगे तो कितनी मजदूरी हो जाएगी, हमने मान लिया कि यह मजदूरी x रुपया है। तो अब मजदूरों की संख्या 5 से 8 हो रही है, इसलिए तीर की दिशा 5 से 8 की तरफ। अब इनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी, अब 1250 से x की तरफ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भी तीर की दिशा 1250 से x की तरफ होगी। इसलिए अब ये हो गया 5:8 समानुपाते, ठीक, यह बराबर हो गया 1250 अनुपाते x, या इसी को लिख सकते हैं 5/8 बराबर हो गया 1250 बटे x के। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब तिर्यक गुणा करने पर, यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक गुणा करने पर इसका क्या मतलब होता है, तिर्यक गुणा करने का मतलब है कि पहले वाले अंश का गुणा दूसरे वाले के हर के साथ होता है, और पहले वाले हर का गुणा जो है वह दूसरे वाले के अंश के साथ होता है। तो विपरीत दिशा में अंश और हर का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 गुणे x बराबर हो गया 8 गुणे 1250, या x बराबर हो गया 8 गुणे 1250 बटे 5। अब 5 से 1250 में भाग दे दीजिए, यहाँ पर हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10, और फिर 5 पचे 25, और यहाँ पर हो गया 0। ठीक बाबू, अब ये हो गया 250, 250 में 8 का गुणा कर दीजिए, यह बराबर हो गया रुपया 2000, रुपया 2000। इसलिए 8 मजदूरों की मजदूरी यह बराबर हो जाएगा रुपया 2000 के। इनकी मजदूरी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगी, 2000 रुपया। तो इन तीनों प्रश्नों में आपने देखा कि तीनों प्रश्नों में हमने किया क्या, सबसे पहले निश्चित हो लिया कि समानुपात किस प्रकार का है, फिर उन दो राशियों की पहचान किया जिनके बीच में यह संबंध ज्ञात करना है, फिर जो अज्ञात है उसको x मान लिया, और समानुपात के लिए जो नियम है उस नियम को लगाते हुए अज्ञात का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं।